हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हिंदी क्षितिज पुस्तिका है, कक्षा 9 का है, पाठ 1 दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचना के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, यानी कि आप कह दें कई बार कहो तो निरो बेवकूफ़ है, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सियानी का रूप धारण कर लेती है। सियानी मतलब शेरनी का रूप। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख महीना है, चैत के बाद जो वैशाख आता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता, कुलेल यानी कि क्रीड़ा खेल लेता, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता। विषाद का अर्थ है उदासी। उसके चेहरे पर उदासी ही छाई रहती। सुख दुख है, हानि लाभ है, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा तक, यानी जितने ऋषि मुनि एकदम श्रद्धा भाव से रहते थे और जितने सहनशील थे, उतना ही गधे को बताया है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं न देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए, कुसमय यानी बुरा समय आता है,
उसके लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ मेहनत काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य कर दिया, गण्य यानी कि सम्मानित कर दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब झूरी नाम का एक इंसान है। अब झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा यानी न बोलते हुए भी अपनी बातचीत करना मन ही मन। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, विग्रह यानी कि अलगाव, अलगाव के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से यानी कि आनंद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो दोनों एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। एक मुँह हटाता तो दूसरा ही हटा लेता। स्यों की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी कि बैलों की जोड़ी दोनों की। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजा जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें है अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने इन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, यानी कि सायंकाल। दिन छिपे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए यानी कि ठाण पर बांध दिया बने, तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर है, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए।
जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। यानी कि जब गांव में सब कुछ शांत हो गया तो उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर और अपने घर की तरफ भाग गए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दोनों शक्ति आ गई, यानी दुगनी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे, यानी कि जहाँ पर बैलों को चराने के स्थान है ठाण पर खड़ा। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राउंड लटक रहा था, घुटने तक के पांव कीचड़ से भरे थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम, आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतने दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहाँ काम न किया। भाग खड़ी हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों निकलते। स्त्री चिड्डी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुँह डाला तो फिक्का फिक्का लगा, न तो चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों न डाल देता वे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मजदूर ने कहा, चुरा कर डाला। झूरी ने कहा, न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, बैलों को ले गया। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी आहत समान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। दांत की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली। दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली। अब की बार मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है।
दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती से बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा मैं भी लाठी लेकर आता हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मोती ने कहा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं रहा जाता, नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उड़ा कर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ा कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर ये झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। यानी मैं आपको खोल देती हूँ और थे भाग जाओगे। बेला ने कही, अब आज घर में सलाह हो रही है, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने दोनों को खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रही हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रही हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचय मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेटा सा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रहकर आड़ ले लेते, कोई आता तो नहीं, यानी कि आसपास देख लेते कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में ही गिरा दिया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर से
मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जा रहा है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डांकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, यानी कि बहुत तगड़ा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, यानी कि जो सामने से आ रहा है वह अपने घमंड में है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से गेंदता हूँ, तुम पीछे से रहेगी तो दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, यानी कि अनुभव न था। वह तो ए शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को यही मार डाल। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। यानी कि सवाल पैदा हो गया कि अब घर क्यों जावा, 8 तक तो आ रहे हैं, अब घर को रास्ता ढूंढना चाहिए अपन। पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास लिए थे, यानी कि 2-4 बारी मुंह मारे हो। इतने 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर बैठा था, निकल गया, यानी कि खेत की डोली पर बैठो। मोती सिंचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, यानी कि दोस्त संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। कांजी होश वह होता है, वह बड़ा जिसमें दूसरे के खेत में चढ़ने वाले पशुओं या लावारिस पशुओं को बंद कर दिया जाता है और उन्हें कुछ या तो दंड दिया जाता है या फिर उनकी नीलामी कर दी जाती है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होगी, यानी कि यूं के पेट भरी जगो। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना होगा। आओ दीवार तोड़ डालें।
मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बुत्ते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर, यानी कि जो को वो बेतहासा जोड़ लगा लगा के दीवार न गिरान ला रहे वो चीज़ देख के उसने उसे कई डंडे रसीद दिए कि, यानी कि कई डंडा मारे वहीं पर और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बुत्ते भरे जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का था कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अच्छा तो ला, फिर भी जोर लगाता हूँ। हाँ, यह बात तो है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, यानी विरोधी से। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार के ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई, यानी दीवार ऊपर ऊपरों एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, यानी एक का एक तौड़ी सी। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जे कहीं पकड़ लिए जाएं फिर क्या होगा? तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, गधों ने कहा। हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। और मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम तुम्हें इतने दिनों एक साथ रहे हैं। हाँ, तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझेंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़ी तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर हुई, यानी सुबह, तो मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी कि उसको बहुत मारा गया। उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तरण भी न डाला, यानी कि एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, यानी हड्डियाँ निकल गई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते ही वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोद कर मुंशी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ।
दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। यानी कि गया के घर से तो अब यहीं भाग गया, अब जान थोड़ी बचाएंगा, आता आया बाद में। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी जाएंगे, किसी न किसी काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक हरे हरे खेत में चरना नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दोनों भाई बधिक के हाथों पड़े हैं, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ, यह तो परिचित रहा है। यह परिचित रहा है, यानी कि दोनों बैलों को ऐसा आभास हुआ कि ई राह पर अपना पहला कदी आयडा। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, यानी कि जो को सासरा ले गयो। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाते आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से लिए आता हूँ, मैं तो समझाऊँ चुराए लिए आते हो। यानी दड़ियल कहने लगा कि यह मेरे बैल हैं। झूरी कहने लगा कि यह तुम्हारे बैल कैसे हैं? चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मतलब अधिकार, यानी कि कौन सा अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़ी हैं। दड़ियल झलाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यानी कि बिना मारे कौन छोड़ दो। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सिद्ध हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे।
झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह ऐसा मालूम होता था। उत्साह मतलब उत्साह है, उल्लास। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। आई जीत दोनों बेलांगी।